जब हम कराची में रहते थे तो 14 बरस वहाँ बाबा ने हमको सिर्फ तपस्या करने के लिए वहाँ रहाया था क्योंकि जब तक हम अपनी ऊंची जीवन न बनाएंगे तब तक दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। इसलिए 14 बरस हमको योग वगैरह सिखा करके बाबा ने प्रवीण बना दिया। और उसके बाद जब हम भारत में आए, उस बीच में पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था, तो भारत में आने से ही हम माउंट आबू में रहने शुरू किया क्योंकि ये स्थान अच्छा लगा बाबा को। तो यहाँ पहले पहले हम ब्रिज कोठी में, जो भरतपुर महाराजा की कोठी थी, उसमें आकर के रहने लगे। यहाँ का एटमॉस्फेयर कराची से बहुत भिन्न था और यहाँ का खाना पीना, रहना सहना जो हम कराची में रहते थे उससे बहुत भिन्न था। इस कारण से जब हम यहाँ आए तो आने से ही कई बहनों भाइयों की तबीयत ठीक नहीं रही, तो इसलिए हमको यहाँ इतना मेडिकल हेल्प नहीं मिला। तो मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था। वहाँ मैं रह करके डॉक्टरों के कांटेक्ट करके फिर जो बीमार बहनें भाई होते थे उनको मैं वहाँ मंगाता था और वहाँ पर उनकी दवाई दरमल करता था। शुरुआत से ही ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारे यज्ञ में आई, लेकिन बाबा ने हमको समझा दिया था, तो बच्चे ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है ना, तो इसमें बहुत उच्च पद पाने का है। तो जहाँ उच्च पद होता है, उच्च इम्तिहान पास करना होता है, वहाँ बीच बीच में बहुत रुकावटें आती है, तो उसका फिक्र नहीं करना, ये रुकावटें आएगी। तो हमको तो ईश्वरीय ज्ञान मिल गया था, इसलिए हमको ये रुकावटें जैसे कि एक स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस जैसे होता है, ऐसे फील होता था। तो यहाँ भी हमारे पास आने के बाद पैसे की समस्या हो गई, क्योंकि जिन्होंने हमको यहाँ इंडिया में निमंत्रण दे करके बुलाया था उन्होंने बैकआउट कर दिया। उन्होंने कहा था तो हम सारा खर्चा वगैरह हम करेंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट मोमेंट में किया नहीं, क्योंकि उनका बाबा के इंस्टीट्यूशन के साथ फ्रेंडली तरीका नहीं था। तो पीछे हमने उस मकान जो भरतपुर का महाराजा का था, उसकी रेंट जो थी बहुत ऊंची ऊपर थी। उन दिनों में रेंट एक्ट था, उसके आधार पर उनकी रेंट ऊंची होने के कारण हमने उनको रेंट नहीं दिया, तो उसने केस कर दिया। तो केस में विश्व किशोर दादा हमेशा वही बाबा का राइट हैंड था उन दिनों में, क्योंकि इंडिया में आने के कारण बाबा ने हम लोगों को, दूसरे भाई बहनों को यज्ञ के सेवा के लिए बाहर भेजा था इंडिया में, दूसरे दूसरे शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, बेंगलोर में और जयपुर में, लखनऊ, कानपुर में। वहाँ बहनें इनविटेशन पर, क्योंकि उन्होंने मित्र संबंधियों ने उनको इनवाइट किया था, तो उन्होंने बुलाया उनको कि हम यहाँ इंडिया में आने के बाद बहुत दुखी हो गए हैं, क्योंकि वहाँ तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद वो रेफ्यूजी होम्स में रहने लगे थे, तो इसलिए बहुत दुखी हुए थे। फिर हमको, हमारे बहनों को उन्होंने बुलाया, तो हमको भी बुलाया, तो हमको भी बाबा ने भिन्न भिन्न शहरों में सर्विस करने के लिए भेजा था। तो मैं पहले बड़ी दीदी के साथ और गंगे दादी के साथ और संतरी बहन के साथ एक बारी बाबा ने बोला तो भारत का चक्कर लगाओ।
तो हम चक्कर लगाने गए, तो हमारी एम थी तो महात्माओं वगैरह के साथ में हम कनेक्शन में आए, इसलिए हम गए पहले ऋषिकेश। हरिद्वार और ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद का आश्रम था, ऋषिकेश में बड़ा आश्रम था। तो वहाँ उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस रखी थी, वहाँ हमारी गंगे बहन ने बहुत अच्छा भाषण किया और सारी हमारी बातें ज्ञान की समझाई। तो वहाँ एक भाई आया था जो जापान से होके आया था, तो वहाँ उसने फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो जापानी लोगों ने बुलाई थी, उसमें उनको इनवाइट किया था, तो वो गया था। तो उन्हों की सेकंड कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो उसने जापान वालों को लिख के भेजा, तो ये इंस्टीट्यूशन जो है ब्रह्मा कुमारीज की, ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है, इसको आप निमंत्रण भेजो। तो उसके बाद उन्होंने निमंत्रण भेजा जो बाबा ने स्वीकार किया, और 1954 में बाबा ने मेरे को और दादी प्रकाश मणि जो अभी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, और दादी रतन मणि जो के हेड ऑफ राजस्थान सर्विस है, उन्हों को भेजा। और हम लोग ने जापान में जाकर के बहुत अच्छी सर्विस की। हम लोग तो गए थे 15 दिन के लिए खाली कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत ये ज्ञान अच्छा लगता था। तो भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वालों ने हमको निमंत्रण दिया, तो हमारे पास भी आप आओ, आकर के ये ज्ञान हम लोग को सुनाओ। तो ऐसे कोई 15 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए बुलाते रहे। तो हमने बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तुम भी इस सर्विस में बिजी हो जाओ। तो हम उस सर्विस में बिजी हो गए। तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस का काम तो पूरा हो गया, और गुजराती लोगों का भी बहुत इसमें इंटरेस्ट रहा, और सरदार लोगों का भी इंटरेस्ट रहा। ऐसे करके हम लोग जापान में ही 6 मास रह गए, क्योंकि इतनी सर्विस फैल गई। और उसके बाद हमको लौटते टाइम हांगकांग से निमंत्रण मिला। तो हांगकांग में भी हम 2 महीने के लिए ठहर गए, क्योंकि वहाँ भी सर्विस फैल गई। फिर वहाँ की सर्विस करके फिर हम लोगों को सिंगापुर से इनविटेशन मिला, तो हम सिंगापुर में भी गए, और वहाँ भी हमारे मित्र संबंधी बहुत थे, और वहाँ भी तीनों ही कम्युनिटी बिजनेस में रहते थे। तो उन्होंने निमंत्रण देकर के हमको आपसे उनको बुलाया, और हम वहाँ भी ठहरे थोड़ा टाइम। उसके बाद हम लोग बाय शिप इंडिया में सिंगापुर टू मद्रास आए। तो मद्रास में बाबा ने हमारी इतनी सेवाएं देख करके दादी जानकी को और जगदीश भाई को खास वहाँ हमको रिसीव करने के लिए भेजा था। तो वहाँ हम लोग फिर जगदीश भाई आने के कारण वहाँ अखबार वालों की और दूसरे सिंधी लोगों की भी बहुत सर्विस की। जानकी दादी भी मद्रास में बहुत अच्छे अच्छे सिंधी फैमिलीज रहते थे, जिनों का कनेक्शन दादी जानकी के साथ भी था। तो उसके कारण हम लोग वहाँ रहे और वहाँ भी सर्विस की। फिर बाबा ने हमको डायरेक्ट अब्बू में नहीं बुलाया, फिर वहाँ से एक सम्मेलन था साधुओं का चित्रकूट में, अक्टूबर के महीने में जो शरद पूर्णिमा होती है, वो चित्रकूट की मशहूर है, वहाँ पर मेला लगता है। तो हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से कानपुर में गुप्ता जी था, उसको ये निमंत्रण मिला था, वो आया था हमको मद्रास में लेने के लिए। तो हम फिर वहाँ गए, वहाँ भी बहुत अच्छी सर्विस हुई। फिर वहाँ से बाबा ने कहा तुम पहले बॉम्बे जाओ, तो हम बॉम्बे गए, फिर लखनऊ गए,
फिर कानपुर गए, फिर दिल्ली में आए, फिर दिल्ली में भी बहुत अच्छी सर्विस हुई। फिर दिल्ली के बाद हम माउंट आबू में आए। तब तक पहला मकान जो ब्रिज कोठी था वो हमने चेंज कर दिया, और उसके बाद हमको कोटा हाउस और ढोलपुर हाउस में वो मकान मिला था। तो वहाँ हम आकर के बाबा से मिले थे। तो बाबा ने बहुत उत्साह उमंग से हमारी खातिरी की और दादी कुमारिका को गिन्नियों का हार पहनाया और बहुत खुशियां मनाई। उसके बाद हम लोग फिर सर्विस पर गए यहाँ इंडिया में। उस समय हमारे जापान से वापस आने के कारण यहाँ इंडिया में बहुत सर्विस जास्ती फैल गई, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम बहुत बड़ा हो गया कि ये लोग जापान से होके आए हैं, और पहली बार ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन से कोई गया होगा, इसलिए वहाँ बहुत निमंत्रण मिले। उसके बाद कई सेंटर्स दूसरे दूसरे शहरों में, बेंगलोर वगैरह में भी खुले। उसके बाद हमारी सर्विस बहुत फैल गई। तो मेरे को बाबा समय पे समय दिल्ली में भेजा, फिर बॉम्बे में भेजा, फिर कलकत्ते में सर्विस के लिए भेजा, फिर कानपुर में भेजा। कानपुर में भेजा तो कानपुर में हम लोग गए। उसके पहले इलाहाबाद में गए थे। इलाहाबाद में कुंभ का मेला था उन दिनों में। तो कुंभ के मेले में जाने से वहाँ कानपुर नजदीक पड़ती है, वहाँ का एक बॉयलर इंजीनियर आया था। उसने आकर के निमंत्रण दिया, तो आप कल कानपुर में चलो, वहाँ बहुत सर्विस है। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ एक बड़ा व्यापारी था पंजाब का, उसका नाम था हरबिलास राय रईस। उसकी बहुत बड़ी कोठी थी। तो उसने हमको निमंत्रण दिया अपने घर में, बोला आप यहाँ आकर के सेंटर खोलो। तो अपने घर में उसका अलग एक मकान बना हुआ था अलग, उसमें हमको उसने निमंत्रण दिया और हम जाकर के वहाँ रहे और वहाँ से सर्विस शुरू की। और फिर उसके बाद लखनऊ में भी सर्विस हुई कि वहाँ दादा राम रहता था। दादा राम और सावित्री, जिन्होंने शुरू में लखनऊ में सर्विस शुरू की, उसका बाबा के साथ लौकिक में कनेक्शन था। तो इसके कारण वहाँ बहुत अच्छी सर्विस चालू हुई। फिर उसके बाद तो बहुत राजस्थान में भी सर्विस चालू हो गई। अजमेर, जयपुर, जोधपुर वगैरह ऐसे ऐसे शहरों में सर्विस चालू हो गई। और मैं तो सारा ही टाइम ऐसे टूर्स पर ही रहा, और आखिर में हमारा एक सेंटर अहमदाबाद में खुला। तो अहमदाबाद में खुलने के बाद वहाँ बहुत अच्छी सर्विस शुरू हो गई, क्योंकि अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े लोग, व्यापारी लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते हैं। वहाँ बाबा ने बहुत उत्साहपूर्वक वो सेंटर खुलाया और वहाँ बहुत अच्छी सर्विस हुई। उसके बाद बाबा ने फर्स्ट म्यूजियम इन इंडिया, स्पिरिचुअल म्यूजियम, 1965 में वहाँ किशनपोल बाजार में खुलाया। वो जब खुला तो बाबा ने मेरे को अहमदाबाद से वहाँ भेजा। जहाँ जहाँ नई नई सर्विस चालू होती थी वहाँ मेरे को बाबा सर्विस के लिए भेजता था। तो वैसे मैं जो जयपुर में भी 2 साल पहले रह करके, और वहाँ बहुत अच्छी सर्विस फैली। उसके बाद और भी सेंटर्स वहाँ खुल गए। उसके बाद बाबा ने 1969 में अव्यक्त होने के बाद फिर माउंट आबू में सर्विस का प्रोग्राम शुरू करना था, क्योंकि अब तक बाहर में जो सेंटर्स खुलते थे उनमें से लोग आने लगे माउंट आबू में। तो तब तक हमारा मकान जो
कोटा हाउस और ढोलपुर में हाउस में था, वो बदली होकर के फिर पांडव भवन में आ गया। 1968 में पांडव भवन लिया था, तो उसमें सेंटर, हमारा मेन सेंटर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, पहले नेशनल हेडक्वार्टर्स खुला, क्योंकि उन दिनों में फॉरेन की सर्विस चालू नहीं हुई थी। तो बाबा के बाद मैं और निर्भय भाई दोनों आकर के इकट्ठे माउंट आबू में पांडव भवन में सर्विस शुरू की। 1969 के बाद 1970 में ही हम लोग आए थे, और बाबा के अव्यक्त होने के पहले बाबा ने एक मकान जो वहाँ बहुत अच्छा था माउंट आबू में, वो माउंट आबू के सर्विस के लिए वहाँ एक स्पिरिचुअल म्यूजियम बड़े ग्रैंड स्केल पर खोलने का विचार बताया था। उसके बाद रमेश भाई जो बॉम्बे वाला है, उसको बुला करके उसने उसको कहा था कि यहाँ जो म्यूजियम बनाना है वो तुम बनाओ। और उसको जो उस समय बाबा ने एक ट्रस्ट बनाने के लिए रमेश भाई को कहा था, जो वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के नाम से बनाया था। उस स्पिरिचुअल ट्रस्ट के नाम से ये म्यूजियम बनाने के लिए बाबा ने उसको डायरेक्शन दिया। तो मकान ले लिया गया, और उस समय बाबा के बाद वो मकान में म्यूजियम बनाने शुरू हुआ, जिसमें मुख्य बनाने का काम निर्भय भाई ने किया। और वो म्यूजियम इतना अच्छा बना जो सारे इंडिया में जैसे कि एक मॉडल बन गया। उसके बाद भारत में बहुत ऐसे म्यूजियम्स उसको देख करके बनाने लगे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जैसे कि एक वरदान दे करके दादी प्रकाश मणि को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया था, प्रेरणा देके गया बाबा। उसके बाद दादी प्रकाश मणि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनने के बाद और बाबा के अव्यक्त होने के बाद सर्विसेज बहुत फैल गई। बाबा ने बताया था कि मेरा अव्यक्त होना जरूरी है, क्योंकि मैं अव्यक्त होने के कारण इस शरीर के लिमिटेशन से बाहर होऊंगा, और शरीर में लिमिटेशन होने के कारण मैं बहुत बाहर के लोगों को सर्व नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं अव्यक्त रूप में हो करके शिव बाबा को मदद करूंगा। तो शिव बाबा मेरे द्वारा बहुत लोगों को साक्षात्कार वगैरह करा करके और उनको इस यज्ञ का पहचान दूंगा, और उस पहचान के कारण बहुत लोग यहाँ आएंगे और ज्ञान लेने की तमन्ना रखेंगे। तो इसलिए बाबा ने ये राज समझा दिया था। तो उसके बाद थोड़ी समय में फॉरेन के लोग हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आने लगा। फॉरेन के लोग उन दिनों में घूमने फिरने बहुत भारत में आते थे, तो माउंट आबू भी एक रमणीय स्थान है, वहाँ भी आते थे। तो जब हमारा म्यूजियम खुल गया तो म्यूजियम को देखने के लिए पब्लिक आती थी, उसमें ये लोग भी आते थे। तो वो ज्ञान जो हमारा फॉरेनर्स ने सुना तो उनको ये एक अजीब ज्ञान लगता था। तो ऐसा ऊंचा ज्ञान और हमको अभी तक पता ही नहीं है। तो इतना ऊंचा ज्ञान लेने की उनकी आशा रही। तो पहले दो भाई आए थे। एक चार्ली भाई ऑस्ट्रेलिया का था और दूसरा साइमन भाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया का था।
वो दोनों लंदन में सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। तो वो लंदन में कांटेक्ट में आए थे। लंदन में उन दिनों में सेंटर नहीं था, लेकिन जयंती बहन और उसका परिवार वहां रहता था। तो जयंती बहन पहले माउंट आबू में स्कूल में पढ़ती थी, तो उन दिनों में पढ़ाई करती थी, तो बाबा के साथ कांटेक्ट में आती थी। तो कांटेक्ट में आने के कारण बाबा उसको ज्ञान की भू भू करते 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 उसको ज्ञान सिखाता था। छोटी थी आयु में, बाबा ने उसको वरदान दिया, तो बच्ची तुम बहुत फॉरेन में सर्विस करेंगी। उस बेचारी को क्या पता होता, मैं तो इतनी छोटी, मैं फॉरेन में कहाँ सर्विस कर सकूंगी। उसको तो ये पता ही नहीं था तो मेरे को कौन वरदान दे रहा है। तो बाबा ने उसको वरदान दिया। तो वो जब वापस गई अपने संबंधियों के पास, तो वहाँ ये ज्ञान लेने के बाद वहाँ एक स्पिरिचुअलिस्टिक सेंटर ब्रिटिशर्स का था, तो उसमें उसको चांस मिलता था लेक्चर करने का हफ्ते हफ्ते। तो वो हफ्ते हफ्ते जो लेक्चर करती थी, वो सुनने के लिए कई लोग आते थे। उसमें ये साइमन और चार्ली भी थे। तो उन्हों को ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वहाँ जयंती बहन से छुट्टी लेकर के और यहाँ आने का प्रोग्राम रखा। वो पहले ही 2 लोग थे जो मधुबन में आए, फिर उन्हों के बाद कई दूसरे लोग भी आने लगे, टूरिस्ट आने लगे। तो पढ़ते थे सूर्या, तो उन्होंने जाकर के ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खोला। फिर लंदन में जाने का हमको एक चांस मिला, क्योंकि अमेरिका से एक अवास्टिंग रिट्रीट के नाम से एक इंस्टीट्यूशन थी, उन्होंने हमको पांडव भवन में निमंत्रण भेजा था 1972 में। तो हम 1970 से ही वहाँ ऑफिस खोली थी जिसमें निर्भय भाई और मैं रहता था। तो उन्होंने जब इनविटेशन भेजी थी, वहाँ योग के लिए योगा इंस्टीट्यूशन थी, तो हमने वो इंस्टीट्यूशन का इनविटेशन स्वीकार कर लिया। और उनको हमने पहले तो अपना ही बायोडाटा लिख करके भेज दी, मैंने, निर्भय भाई ने और रतन दादी का और 1-2 और का निमंत्रण स्वीकार करके उनको बायोडाटा भेजी थी। तो उन्होंने इनविटेशन बोला आओ। तो हमने सोचा हम तो ऑफिस अभी नहीं खोली है, हम कैसे जाएंगे। फिर दादी से पूछा, फिर दादी उन दिनों में जयपुर में थी, वहाँ सभी भाई बहने थे। फिर वहाँ डिसाइड किया, तो 4 बहनें और 2 भाइयों का प्रोग्राम बना, जिनका वहाँ जाने का प्रोग्राम बना। तो उसके बाद पहले वो लंदन में गई, जयंती बहन ने उन्होंने को निमंत्रण दिया, तो पहले लंदन से होके जाओ। लंदन में गए तो वहाँ लंदन में लोगों को ज्ञान देने शुरू किया थोड़ो थोड़ो को। तो वहाँ एक सेंटर हमारा छोटा खुल गया। वो सेंटर खुलने के बाद फिर बाकी लोग वाचिंग रिट्रीट में वहाँ गए अमेरिका में, वहाँ का चक्कर लगा के फिर जगदीश भाई भी उस ग्रुप में था, रमेश भाई भी उस ग्रुप में था। तो जगदीश भाई ने फिर आगे अपना टूर लगाया और उस दिनों में जापान और हांगकांग वगैरह में होकर के चक्कर लगा के फिर यहाँ लौटा था। इस तरीके से फॉरेन की सर्विस शुरू हो गई। हम लोग 2-4 भाई नहीं थे शुरुआत में, हम लोग 75 भाई थे और 300 माताएं बहनें थी जब कराची में रहते थे। फिर कराची से जब यहाँ आए तो कुछ कम हो गए, क्योंकि ओल्ड एज के कारण कईयों ने शरीर छोड़ दिया था। तो हम लोगों को बाबा ने ये ट्रेनिंग दे दी थी, तो माताओं को आगे रखना है। क्यों कि माता मदालसा है और माताओं का हृदय जो होता है कोमल होता है, उन्हों का सेवा करने का जो अंग होता है वो लोगों को अच्छा लगता है,
मीठी मीठी डोली दे करके उनको आप समान बनाने का तरीका आता है। तो हमने वो बाबा का जो डायरेक्शन था वो आशीर्वाद के तरीके से माना, और हम लोग ने अपना जो लोगों को दुनिया में अभिमान होता है कि हम बड़े हैं और माताएं छोटी है, ये बदली करके हमने अपना प्रिंसिपल ये रखा कि माताओं को आगे रखना है। और हमने फिर इंडिया में आने के बाद जो अनुभव किया, तो अनुभव से हमको ये पता चला कि माताओं को ज्ञान देने से, माताओं के ज्ञान देने के बाद पुरुष लोग भी उनके सुनते थे, लेकिन भाई लोग अगर ज्ञान देते थे तो अचानक ही ऐसे उनके पहले की प्रवृत्ति होने के कारण वो इतना बात नहीं मानते थे, लेकिन माताओं की बात वो जल्दी मान लेते थे। बाबा ही एक सतगुरु है, क्योंकि हमारा कनेक्शन वास्तव में निराकार शिव बाबा के साथ है, और वो हम लोग मानते हैं कि हमारा सतगुरु एक ही निराकार परमात्मा है। तो एक निराकार परमात्मा की गुरुडम तो होती नहीं है, उसके बाद कोई गुरु निराकार होता ही नहीं है। तो वो सब हम साकार में भाई बहने हैं, उसके लिए उनका गुरुडम का सिस्टम चालू नहीं हुआ, क्योंकि बाबा की जो श्रीमत है वो है पवित्र बनो, योगी बनो। और यही मैसेज बाबा ने सभी के लिए वरदान के रूप में दिया है, और हमारा भी यही मैसेज सारी दुनिया के लिए है कि योगी बनो, पवित्र बनो और देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करो।